हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपना एग्रीगेट डिमांड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरा नाम इस चैप्टर का एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड द रिलेटेड कंसेप्ट्स। ये चैप्टर हमारी टी आर जैन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का 7th चैप्टर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट हॉप ऑन टू द फर्स्ट सब हेडिंग, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एडी। सीधी सी बात, हम पहले जानने वाले हैं। भाई देखो, हेडिंग क्या है हमारे पास, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। चलो, एग्रीगेट डिमांड को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा 11th में ले जाता हूँ। आप कहोगे सर 11th में तो मत ही ले जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे पता है 11th में तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। आई मीन सब बच्चे नहीं पढ़ते, काइंड ऑफ एक रूल होता है बच्चों का कि 11th में नहीं पढ़ना होता, प्लस 2 में पूरी मेहनत करेंगे। तो 11th में एक चैप्टर था डिमांड एंड सप्लाई का। थोड़ा बहुत मुझे, मैं उम्मीद करूँगा कि 10% याद हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी आता तो मैं वैसे क्लियर कर लूँगा सब कुछ यहाँ पे। ठीक है। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट बिगिन। ठीक है। ओके। कंसेप्ट ऑफ ईडी। हम ईडी की पहली बात, तो इस पूरे पेज में ये जो काम सब कुछ लिखा है ये किसी काम का है नहीं। ठीक है। ये किसी काम का नहीं है। काम का क्या है, इस पूरे पेज में एक डेफिनेशन, एग्रीगेट डिमांड की एक अच्छी डेफिनेशन, वो मैंने आपके लिए एक अच्छी डेफिनेशन अभी लिख रखी है। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इज अ टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that all the sectors of the economy are planning to purchase during an accounting year। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? भाई हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स है, डिफरेंट सेक्टर्स है। हम आगे पढ़ने वाले कौन कौन से सेक्टर्स है, हाउस होल्ड, प्राइवेट, ये वो, गवर्नमेंट सेक्टर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब कुछ हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स है। हम एग्रीगेट डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये सारे सेक्टर्स कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करते हैं इस साल। ये लोग प्लान करते हैं कि हमने एक्स वाई जेड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इस साल डिमांड करनी है। ठीक है। उस जो ये एक्स वाई जेड अमाउंट होगा इसे हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। एग्रीगेट डिमांड कहेंगे, सीधी सी बात। जितने सारे ये आपके चार पांच मैंने कहा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, ये सब डिसाइड करते हैं कि इस पूरी साल हमने इतना इतना सब कुछ डिमांड करना है, इस चीज़ों को इतना सब कुछ डिमांड करना है एक साल में। ये इसमें दो चीज़ें याद रखना, एक साल में, और ये प्लान करते हैं। ये पहले ही प्लान कर रहे हैं, ये देखो फाइनल कोई डेटा नहीं है, ये बस प्लानिंग चल रही है अभी। अब बस प्लान हो रहा है एग्रीगेट डिमांड। आप बस डिमांड को यू कैन से असेस कर रहे हो, आपके पास फाइनल डिमांड नहीं है। अब बस अभी यू कैन अज्यूम कर रहे हो। ठीक है। प्लानिंग का मतलब ये प्लान हो रहा है। प्लान हमेशा सक्सेसफुल थोड़ी होता है। वही चीज, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू परचेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सीधी सी बात, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। ओके। नेक्स्ट पेज में हम जाएंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, इसको इरेज कर दूँ थोड़ा। अरे ओके। अब देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको थोड़े बेसिक्स पता होने चाहिए। वाई का मतलब क्या होता है? इनकम। सी का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन। एस का मतलब क्या होता है? सेविंग। ये है आई, एल नहीं है, ये आई है। आई का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ये चार कंपोनेंट्स। अभी इनको एग्रीगेट, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, इनको एक सिंगल साइड रखो, अभी सिर्फ इन बेसिक्स को जानो। वाई का मतलब क्या है? इनकम। मतलब कितना आपने, भाई इस महीने आपकी इतनी इनकम थी। कंजम्पशन का क्या मतलब है कि भाई इस महीने की जो इनकम थी इनमें से मैंने इतना खर्च लिया अपने, मतलब अपने ऊपर खर्च लिया। ठीक है। अब जो सेविंग है, सेविंग्स क्या भाई, आप इनकम है, इनकम पूरी तो नहीं खर्ची होगी, थोड़ी तो कुछ ना कुछ तो बच ही गया होगा एंड में पैसा, उसको आप सेविंग्स में डाल दोगे। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू हमारी बुक का कानून कि इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम रहती है। आपको बस इतना याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज सेम और यू कैन से कांस्टेंट। ठीक है। अब हम बात करेंगे कंजम्पशन वगैरह की अच्छी डेफिनेशंस, फॉर्मल डेफिनेशंस जो हमारी बुक वगैरह में है। कंजम्पशन, इट इज द पार्ट ऑफ इनकम। हमारी जो इनकम है, हमारी एक सैलरी है, उसका एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा हिस्सा जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, जिसे हम यूज कर लेते हैं। अब देखो सेविंग्स क्या है? अब पार्ट ऑफ इनकम है, जो हमारी इनकम है उसका एक ऐसा पार्ट जो हम कंज्यूम नहीं करते। अगर कंज्यूम नहीं करें तो क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं, सीधी सी बात। ठीक है। ये वो चीज लिखी है। अब इनकम क्या है? इनकम इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स। कंजम्पशन और सेविंग्स को प्लस कर दो, आपके पास इनकम आ जाएगी। ये वही कहने का मतलब है इनका भी। बिहेवियर ऑफ एडी, ओके। अब मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, ये बेसिक्स आपका क्लियर है। अब हम बात करेंगे एडी शेड्यूल के बारे में। अब हम एडी शेड्यूल के बारे में जाने कि एडी शेड्यूल होता क्या है। ठीक है। ये डेफिनेशन है कि एडी शेड्यूल की, हम उसको अच्छे से जानते हैं। ओके। एडी शेड्यूल इज द टेबल शोइंग द शोइंग एडी corresponding to a different level of income। एडी शेड्यूल क्या है? एडी शेड्यूल यू कैन से इज अ टेबल, और एक टेबल, एक ऐसा टेबल जो शो करता है एग्रीगेट डिमांड और इनकम को साथ साथ में। बस इतना सिंपल सी डेफिनेशन है। एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके, दैट्स इट। इतना ही इंपॉर्टेंट था ये। हाँ, एग्रीगेट, बस कहने का मतलब ये कि एग्रीगेट शेड्यूल की वजह से डेफिनेशन आती नहीं है, बट आप इतनी डेफिनेशन याद कर लोगे तो दिस इज मोर देन इनफ। मतलब इतना पता हो तो ज़्यादा सही रहता है। ओके। और क्या है इंपॉर्टेंट इसमें? हाँ, एडी शेड्यूल। अब हम जानेंगे एडी शेड्यूल। आपको पता है एडी शेड्यूल का? आप देखो, एक एग्जाम्पल भी आपने याद रखना है। एडी शेड्यूल का एग्जाम्पल आप ये रख सकते हो।
ये इनकम कर लो, एक ये कंजम्पशन कर लो, ये इन्वेस्ट, वेट सेकंड, मैंने इन चीज़ों को इरेज कर दूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप। अभी ना मैं आता नहीं हूँ अभी इस पे ना, मैं थोड़ा आपको बाद में, अभी अभी जो टेबल है ना एडी शेड्यूल, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि एडी शेड्यूल कौन सा लेना है आपने। डेफिनेशन अभी याद करके रखो, डेफिनेशन आपने याद कर ली होगी मोस्ट प्रोबेबली, इजी डेफिनेशन है, रट लो, यही बोल सकता हूँ मैं अब। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायग्राम की, एडी का कर्व का पहले एक बार डायग्राम सीख लो, ठीक है। डायग्राम ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, शेड्यूल पे भी आता हूँ मैं एक सेकंड में, ठीक है। पहली बात, आप इसको रहने दो, इसको देखो, वेट अ सेकंड, इसको ना थोड़ा थोड़ा मैसअप हो चुका है ये, वेट अ सेकंड, काइंडली एक्सक्यूज मी। अब देखो, अब ये क्या क्या है, अब पहली बात तो आप सोच रहे हो कि क्या तलवारें चल रखी है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। हम मैं समझाता हूँ, ये वाई क्या है, वाई इज इनकम। इनकम हमेशा जीरो से बढ़ती रहती है। मुझे एक चीज़ बताओ, आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, स्टार्टिंग में आपकी सैलरी क्या होती है, 10,000, फिर वो बढ़ के 20,000 हो जाते हैं, फिर 30,000 होते हैं, फिर 40,000 होते हैं, 50,000 वैसे बढ़ती रहती है आपकी सैलरी। बस ये वही चीज़ दिखा रही है, जो लाइन है ना जो ऊपर की तरफ जा रही है, कि भाई पहले सैलरी कम थी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, बढ़ी, बढ़ी और बढ़ती जा रही है। अभी कंजम्पशन है, अभी दूसरा जो आपकी लाइन है ये कंजम्पशन शो कर रही है। अब कह रहे हो ये सर कंजम्पशन ऐसा कैसा है, और पहली बात कंजम्पशन जीरो से शुरू क्यों नहीं हो रहा सर, कंजम्पशन यहाँ कहाँ वाई के बीच से अगर शुरू हो रहा है, ये ऐसा क्यों है, ये मतलब बीच से हर कहीं से शुरू हो रहा है। और सर मुझे एक चीज़ बताओ, जो ये सी है, सी के ऊपर ये भी बार जैसा क्यों लगा, ये क्या है, इसका पॉइंट क्या है, जो डंडी जैसी लगी लाइन लगी है, इसका क्या पॉइंट है। मैं ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। पहली बात, जो ये आपका कंजम्पशन का कर्व है, वाई इनकम कर्व, तो मैंने समझा दिया, इनकम तो हमेशा बढ़ती रहती है, इसलिए आपका इनकम इस तरीके से शुरू होती है। अब देखो इनकम ना यहाँ पे जीरो से क्यों शुरू हो रही है, एक चीज़ सुनो। अभी मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप जॉब नहीं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अभी आप स्टूडेंट हो, ठीक है। अभी आपकी इनकम जीरो है, लिजिट जीरो इनकम है, ठीक है, पापा से पैसे दे रहे हैं, वो पॉकेट मनी होती है, वो इनकम नहीं होती आपकी, ठीक है। तो अभी आप स्टूडेंट हो, आपकी इनकम जीरो, आप कोई जॉब करते हो, फिर आपकी 100 रुपये इनकम होती है, फिर 1,000 जाती है, 2,000 जाती है, 5,000 जाती है, 10,000 जाती है, 20,000 जाती है, आप बढ़ते रहते हो। इसीलिए इनकम का ऐसा भी टाइम होता है जब इनकम जीरो होती है आदमी की, ठीक है। बट ऐसा टाइम नहीं हो सकता जब आदमी का कंजम्पशन जीरो। कहने का क्या मतलब है, कंजम्पशन जीरो कभी नहीं हो सकता इंसान का, कहने का मतलब, भाई आपकी इनकम जीरो है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपकी इनकम जीरो है, आप कुछ नहीं करते, आपकी इनकम जीरो है, पापा के ऊपर डिपेंडेंट हो पॉकेट मनी के लिए। अब बताओ, आपकी जब इनकम जीरो है, आप खाना पीना तो खाते होगे ना यार। ऐसा तो है कि भाई रोज आपको खाने के लिए तो लगता होगा, रोटी पानी तो लगती होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप बिना खाने पिए, जब तक आपने ठान ले रखी है भाई, जब तक मैं पैसा नहीं खाऊंगा, अपनी इनकम नहीं खाऊंगा, तब तक खाना नहीं खाऊंगा। ये कोई केस नहीं होता मेरे भाई साहब। ऐसा है, जब आपका इवन से, जब आपके पास इनकम जीरो भी होती है, तब भी आपको कुछ ना कुछ तो खाना पड़ता है। तो इसीलिए जो आपका कंजम्पशन है, मतलब खाना जो आपको खाना पड़ता है, सर्वाइवल नेसेसरी फूड, आपके कंजम्पशन में आता है, इस वजह से आपका कंजम्पशन पॉजिटिव से शुरू होता है। मतलब ये शो कर रहा है ना, इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप ये शो कर रहा है कि भाई ये नेसेसरी खाना है, जो डे टू डे लिविंग के लिए इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एग्रीगेट डिमांड ऊपर क्यों है, इसको भी मैं अभी बाद में बताता हूँ। अभी ये आई क्या है, ये आई ऐसा लंबा क्यों चला हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये आई ऐसा क्यों है, मतलब पैरेलल क्यों चल रहा है। हमारी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर क्लास 12 एनसीईआरटीज, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम रहेगी। इन्वेस्टमेंट ना बढ़ेगी ना घटेगी, इनकम बढ़ेगी घटेगी, कंजम्पशन का सब कुछ होगा, सेविंग सब कुछ होगा, बट जबकि इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा से हमेशा सेव रहेगी, आई मीन सेम रहेगी। ठीक है, अब और क्या है यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के बारे में ना एक फैक्ट बताता हूँ। एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, क्या है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। ये सी प्लस आई क्या है, दिस इज कंजम्पशन, दिस इज इन्वेस्टमेंट, कहने का मतलब, वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा कंफ्यूज होगा, ओके, ठीक है। ओके, देखो, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एडी। अब आप कहोगे सर इसको प्रूव करके दिखाओ, मैं इस चार्ट में आप इजीली प्रूव हो गए, देखो ये सी है, ये आपका कंजम्पशन है, 20 आपका इन्वेस्टमेंट है, कितना हो गया, 40 प्लस 20 60 हो गया। 120 आपका कंजम्पशन था, 20 आपकी इन्वेस्टमेंट थी, कितना हो गया, 140 हो गया, क्योंकि 20 में 120 में 20 प्लस करोगे 140 हो जाएगा। 200 है, 200 में 20 प्लस करोगे हो जाएगा 220, सीधी सी बात, ऐसा चल रहा है ये चार्ट। ओके, हाँ, ये एग्रीगेट डिमांड इस तरीके से चलता है, हमेशा ऊपर ऊपर के लिए चला हुआ है। अब देखो, एग्रीगेट डिमांड का मैंने आपको बता दिया था, एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब है, जब आप कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दोगे, मैं एक और बार थोड़ा ये आपके पास डायग्राम क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि देखो डायग्राम समझ आ जाए तो ना प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि विजुअल मेमोरी बन जाती है। कहने का मतलब, जब आप इस कर्व को और इस पैरेलल लाइन को प्लस कर दोगे, तब आपके पास एडी निकलेगा, ठीक है। अब देखो, आपका जो एडी है, एडी भी इसी के साथ, एडी भी वाई एक्सेस से शुरू हो रहा है, एडी भी जीरो से शुरू नहीं हो रहा, एडी ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। वेट अ सेकंड, ये क्यों क्या हो,
एडी ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू हो रहा है, एडी ऐसा नहीं है, एडी यहाँ से शुरू हो रहा है, एडी यहाँ से, एडी कुछ यहाँ से शुरू हो रहा है, एडी यहाँ से शुरू क्यों हो रहा है? एडी का जो एक कंपोनेंट है कंजम्पशन, कंजम्पशन इधर से शुरू हो रहा है तो ईडी भी यहीं से शुरू होगा, मतलब वाई एक्सिस से ही शुरू होगा। अब आप कहोगे यार सर ये गैप क्यों है बीच में, इस गैप का क्या मतलब है? इस गैप का मतलब है ये जो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट, इस गैप का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट है, मतलब कंजम्पशन में जब इन्वेस्टमेंट प्लस हुई है तब एडी आया है। ये जो ये गैप है, ये पैरेलल जो बीच का गैप है, ये यही गैप है, इन्वेस्टमेंट का ही गैप है। जब कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट प्लस करोगे तो एडी निकलेगा। अब देखो कंजम्पशन कर्व ये था, अब कंजम्पशन कर्व में जब इन्वेस्टमेंट का कर्व भी प्लस करोगे, यू कैन से जब ये गैप आप प्लस करोगे आप कंजम्पशन कर्व में, तो ये एक ऐसी पैरेलल लाइन बन जाएगी ऊपर की तरफ। बस ये चीज़ कहने का मतलब है इसका। ओके, अब मैंने आपको डायग्राम बता दिया, अब आती है ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे शेड्यूल, बिहेवियर मैंने आपको बता दिया, बिहेवियर बता दिया, शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। अच्छा शेड्यूल मैंने फाइनलाइज नहीं किया था कौन सा शेड्यूल बनाना है, लिखना है कौन सा है। ठीक है, शेड्यूल आपने ये लिखना है, आपने ये 3 चीज़ें ले लेनी है। ठीक है, लेट्स जस्ट मेक इट 4 चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनकम कंसिडर करनी है, फिर आपने कंजम्पशन लिखना है, फिर आपने इन्वेस्टमेंट लिखना है, फिर जाके आपने ईडी लिखना है। आप इन चारों चीज़ों का जब टेबल बनाओ इसको इग्नोर कर देना। जब भी कभी आप ईडी का टेबल बनाओ तो उसमें ये एस सेविंग्स और ए एस मत लिखना। ठीक है, क्योंकि ये ईडी का कर्व है, ईडी में कहीं पे सेविंग्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बस ये कहने का मतलब है, ईडी शेड्यूल का मतलब है कि ये 1 2 3 4 ही 4 चीज़ें आपने लिखनी है बस। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे बिहेवियर की। बिहेवियर मैंने कहा कि अभी डिस्कस करेंगे हम आगे, ये बिहेवियर की बात होती है। अब यहाँ पे बिहेवियर लिखा हुआ, ठीक है। पहली बात, बिहेवियर में फॉर्मूला क्या है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास एग्रीगेट डिमांड आ जाता है, पहली बात। ठीक है, प्लस जो आपका कंजम्पशन कर्व है वो हमेशा पॉजिटिव से शुरू क्यों होता है, मतलब जो आपका जो कंजम्पशन कर्व है वो यहाँ से शुरू क्यों हो रहा है। अच्छा मैं एक और चीज़ बताना भूल गया आपको, कंजम्पशन कर्व बताता हूँ अभी। कंजम्पशन कर्व यहाँ से शुरू क्यों हो रहा है मैंने आपको बताया, क्योंकि हाँ, आपके पास बेशक इनकम जीरो है बट आपको सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए आपको थोड़ा ना थोड़ा खाना लगता ही लगता है। एक बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन जरूरी होता है और होता ही, इस वजह से आपका जो कंजम्पशन है वो पॉजिटिव से शुरू हो रहा है और यू कैन से वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है। ऑलवेज देयर इज मिनिमम लेवल। अब देखो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, जो कंजम्पशन कर्व है उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ जाता है। स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, जो इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप है, जैसे यू कैन से जो इन्वेस्टमेंट कर्व है, आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट कर्व है, इसका जो स्लोप है वो पैरेलल होता है टू द एक्स एक्सिस। और क्या है इसमें, स्लोप ऑफ ईडी जो ईडी का कर्व है वो बस ये होता है कंजम्पशन से थोड़ा ऊपर होता है, वो ईडी का कर्व होता है, बस ये चीज़ लिखनी है आपने। ओके, मुझे लगता नहीं बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, दिस इज इट। हाँ, और बस एक चीज़ है अजम्पशंस, कुछ चीज़ों की अजम्पशंस आप कहोगे कि सर अजम्पशंस हमारी तो बुक में लिखा ही नहीं है, बट मैं अजम्पशंस तुम्हें कहूँगा कि अजम्पशंस भी याद करो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट अजम्पशन क्या है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा ये इन्वेस्टमेंट का कर्व चला है जो नीचे पैरेलल लाइन है, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। कहने का मतलब कि जो ये देखो, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट देखो हमेशा 20 रही है, हमेशा हमेशा ही 20 रही है। इसका क्या मतलब है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है। ओके, दिस टू सेक्टर मॉडल ऑफ द इकोनॉमी, और टू सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी क्या है वो हम अगले पेज में पढ़ने वाले हैं, ये भी एक assumption। सेकंड, प्राइस लेवल इज कांस्टेंट, जो हमारा इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल चल रहा है वो हमेशा कांस्टेंट है, ज़्यादा उसमें हेर फेर नहीं हो रहा है, डिफरेंस नहीं हो रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। ओके, दैट इज इट। इस पूरे में जो कंजम्पशन एडी था इसमें यही चीज़ें थी। अब देखो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए, थ्योरीज बता दिया, आपके ब्रेन में वो फ्रेगमेंटेड पड़ी है अलग अलग जगह पे। मुझे पता है आपको पता है एग्रीगेट डिमांड क्या है, मुझे पता है आपको एग्रीगेट, मुझे पता है कि आपको पता है कि एग्रीगेट शेड्यूल क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, वो होती क्या चीज़ है, कैसा टेबल होता है, मुझे पता है। आपको पता है कि मुझे ये भी पता है कि आपने, आपको इतना समझ आ चुका है कि एग्रीगेट का जैसे एडी शेड्यूल कैसे बनाते हैं। मुझे ये भी पता है कि आपको ये इतना आइडिया लग चुका है कि जो एडी कब है ये कैसे बनता है, आपको ये भी पता है कि एडी का बिहेवियर क्या है। बट एग्जाम में जब लिखने बैठोगे आप सब भूल जाओगे, आई गारंटी यू दिस। इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ही ये होती है कि आप भूल जाते हो एग्जाम में क्या लिखूं। आपको पता है कंसेप्ट पता है, आपको पता है कि क्या है, सब कुछ पता है, दिमाग में सब कुछ पता है कि ऐसे ऐसे कंसेप्ट काम करता है, ये सब कुछ है। बट आप एग्जाम में नहीं लिख पाते हो, ये क्या प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन एनालाइज नहीं कर पाते हो, सीधी सी बात। अब मैं आपको क्वेश्चन का और एक इनसे आंसर लिखने का भी एक तरीका बताऊंगा। लेट मी गिव यू अ दुविधा, ये दुविधा, वाओ, कैन आई जस्ट डिलीट दिस, इसमें तो जमाना लग जाएगा। वेट अ मिनट गाइस, सॉरी, मैं ज़्यादा, अब देखो, मान लो तुमसे एक क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड, बस 2 शब्द लिखे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन एडी, एक्सप्लेन एडी, और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको यार एक्सप्लेन एडी तो आसान है, एक डेफिनेशन लिखनी है।
अब मान लो ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन एडी, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब बताओ मेरे भाइयों क्या करोगे? सब लोग कंफ्यूज है, किसी को नहीं पता क्या करना है अब सबको पता है कि यार ईडी की तो एक डेफिनेशन होती थी, ये हमें पता है, हम डेफिनेशन लिख देंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेड्यूल पे हम तो एक शेड्यूल भी लिख देंगे। एक डायग्राम भी आता है, डायग्राम भी बना देंगे। ऑब्जर्वेशन, यार एक दो पॉइंट याद है ऑब्जर्वेशन, वो लिख देंगे। इसके ऊपर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको 3 नंबर से ज़्यादा कोई टीचर नहीं देने वाली। वैसे तो आप 2.5 पे फंस जाओगे, 3 से ऊपर आप कभी नहीं आने वाले अगर आप ऐसे फ्रेगमेंटेड वे में अपना आंसर लिखोगे। मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दूंगा, एक फॉर्मेट दूंगा। अगर कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन एडी, एक बहुत सा ब्लैंक टाइप क्वेश्चन आ जाए, लेकिन से मतलब अनएक्सपेक्टेड से ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एडी बताओ भाई क्या होता है, तो आप किस तरीके से लिखोगे, और वो भी 6 नंबर में, किस तरीके से आप एक आंसर फ्रेम करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप एडी की डेफिनेशन लिखोगे, एडी का मीनिंग लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये होने वाला है, और वो डेफिनेशन कहाँ से आएगी, जो मैंने आपको फर्स्ट पेज में पढ़ाई है। सेकंड, आप assumptions लिखोगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ, एडी का मैं थोड़ा ना assumption से पहले वापस एडी के मीनिंग पे जाता हूँ। एडी का जब सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे ना, वाह, एडी के जब आप मीनिंग लिखोगे, एडी के मीनिंग के साथ आप ये फॉर्मूला भी लिख देना। अब ये फॉर्मूला कौन से पेज में है, वेट अ सेकेंड, कहाँ लिखा है एडी का फॉर्मूला? एडी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, C+I। C+I जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना अभी पीछे, एडी का क्या फॉर्मूला है C+I, वो यहाँ पे लिख रखा है। आपने बस ये चीज़ भी स्टार्टिंग में ही लिख देनी है अपने आंसर के, ठीक है। आपने एडी का मीनिंग लिख दिया, एडी के मीनिंग के बाद आपने अजम्पशंस लिखनी है। अजम्पशंस भी मैंने आपको पीछे ये बता दी थी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। और कहाँ पे था, आपकी इन्वेस्टमेंट सेम होनी, देयर इज ओनली टू सेक्टर मॉडल इन द इकोनॉमी, और यू कैन से जो अगर प्राइस लेवल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये चीज़ें लिखनी है आपने, ठीक है। फिर आपने एडी का जो शेड्यूल है वो बनाना है। पहले एडी का शेड्यूल बनाना है, सॉरी, एडी के शेड्यूल की पहले तो डेफिनेशन लिखनी है कि एडी का शेड्यूल ये होता है, एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल का ये मीनिंग है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। फिर आपने एग्रीगेट, यू कैन से, फिर आपने एडी शेड्यूल को ड्रॉ करना है। यू कैन से जो ये टेबल है जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों को एक वेट सेकेंड, इसको भी इंक्लूड करना है। इन 4 चीज़ों को प्लस करके आपने एक शेड्यूल बनाना है, एक टेबल बनाना है, जिसमें ये 4 चीज़ें ही होगी, सिर्फ ये दो नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल के लिए ये दो चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। इन 4 चीज़ों के साथ ही आपने एक टेबल बनाना है, वो आपका एडी शेड्यूल बन जाएगा। फिर आपने एडी का कर्व बनाना है। कर्व क्या होता है कि डायग्राम, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आपने ये डायग्राम बनाना है। फिर आपने इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है अपने नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। आपने इस डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करना है कि जो आपकी एक्स एक्सिस है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस आपके एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस आपकी इनकम को इंट्रोड्यूस कर रही है, जो ये वाई लाइन है वो आपकी इनकम को यू कैन से सिंबलाइज कर रही है, ठीक है। और जो आपका एडी लाइन है वो आपकी यू कैन से एग्रीगेट डिमांड को सिंबलाइज कर रही है, पॉजिटिव स्लोप है, ये वो सबको लिखना पड़ेगा। लास्टली आपको ऑब्जर्वेशंस लिखने पड़ेगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कितने ऑब्जर्वेशन है, ये 1 2 3 4 5, ये 6th ऑब्जर्वेशन आपको बता देता हूँ मैं। स्लोप ऑफ एडी, जो आपका एग्रीगेट डिमांड का स्लोप है वो भी वाई एक्सिस से ही शुरू होता है। कंजम्पशन का जो स्लोप है वो भी वाई एक्सिस से शुरू होता है, बस यही चीज़ लिखा है, इट नेवर स्टार्ट्स विद जीरो। नेवर जीरो से कभी भी ना एडी का कर्व, कहने का मतलब जो आपका ये एडी का कर्व है ये कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, जो आपका ये एडी का कर्व है ये कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, जब कंजम्पशन का कर्व है ये भी कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, यही बात है यहाँ पे कही है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने आपको सारी चीज़ें और बार बता दी है। अब मुझे बताओ, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके 6 मार्क्स में पूरे बताऊँ कैसे कराऊंगा। फर्स्ट, 1 नंबर मिल जाएगा आपको डेफिनेशन का, ठीक है। सेकंड नंबर मिलेगा आपको assumptions का। थर्ड नंबर मिलेगा आपको शेड्यूल बनाने का, जो आपको शेड्यूल की डेफिनेशन और शेड्यूल बनाओगे, टेबल बनाओगे आप, ठीक है। आपका ओके, शेड्यूल का, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर होगा आपके कर्व का, कर्व का आपका चौथा नंबर होगा, ठीक है। फिफ्थ मार्क्स हो गया आपकी एक्सप्लेनेशन की, जब आप उस कर्व को एक्सप्लेन करोगे वो आपकी फिफ्थ वो होगी, ठीक है। सिक्स्थ होगी लास्टली आपके पास आएगा एडी का बिहेवियर, कि जो मैंने आपको अभी पीछे बताया कि एडी का बिहेवियर क्या है, जो मैंने अलग से लिखा था, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आएगा आपके एडी का बिहेवियर, बस। इन सब चीज़ों को जब आप लिख दोगे आपके 6 नंबर कोई नहीं ले सकता, बस सिंपल एज दैट। ओके। हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा भूल गया आपको बतानी, कि ये जो ये सी के ऊपर ये डंडा है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। जब भी कभी ये सी के ऊपर डंडा दिख जाए ना, आप ये मान लें दिस इज नोन एज ऑटोनमस कंजम्पशन, मतलब ये कंजम्पशन हमेशा रहेगी ही रहेगी। ऑटोनमस का क्या मतलब है, ये हमेशा रहेगी ही रहेगी। जब भी कभी ये डंडा लग जाए ना, तो मतलब समझ लो कि ये कभी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा रहेगी रहेगी। हाँ, इससे एडिशन हो सकता है वो अलग बात है, बट हमेशा मतलब सीधी सी बात है, जब डंडा लग रहा है तो मतलब ये दिस इज द, मतलब ये होगी होगी कंजम्पशन, ठीक है। मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है, ठीक है। बस ये क्लियर होना चाहिए, कई बच्चे सोचते हैं कि सर इस डंडे का क्या मतलब होता है, जो ये बार टाइप लगा देते हो आप एक वर्ड के ऊपर, ठीक है। अब एक दूसरी तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अब हम उसके ऊपर भी जाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स बताओ भाई, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब मैं बताऊँ, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। एक आम आदमी, एक आम स्टूडेंट क्या करेगा, वो बस ये 4 नाम लिख देंगे, हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट है, नेट एक्सपोर्ट है, ठीक है।
और वो छोड़ देगा आंसर, सोचेगा टीचर अब फुल मार्क्स देगी क्योंकि उसने तो आंसर ठीक लिखा है। और टीचर उसको, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 1.5 नंबर देगी। अगर आप ये 4 पॉइंट्स लिख के छोड़ के आ जाते हो ना, आपको 1.5 मार्क्स से ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कोई देगा, ठीक है। 1.5 मार्क्स से आपको तब ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। अब पूरे मार्क्स कैसे लिए जाए मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। पहली बात, आपने ईडी को डिफाइन करना है, ठीक है। कभी भी 4 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ईडी, सबसे पहले तो ईडी को डिफाइन करो। तो भाई ईडी होता क्या है, पहले ये बताओ, ठीक है। ईडी क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, वो फर्स्ट पेज में अच्छे से बता दिया मैंने, ठीक है। एक बार चले जाओ मैं, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द दैट द सेक्टर्स ऑफ दैट द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक आर प्लानिंग टू परचेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। पहले आप डेफिनेशन लिखोगे। सेकेंडली, इसको एक्सप्लेन नहीं करना। सेकेंडली आप बनाओगे डायग्राम, ठीक है, ठीक है। पहला ये हो जाएगा। दूसरा बनाओगे आप ये पूरा डायग्राम, ठीक है। तीसरा आप क्या करोगे, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने लग जाओगे, ठीक है। आपने हाउस होल्ड वगैरह वैसे तो आपने बना दिया, एक बार डायग्राम में बना दिया। अब आप हाउस होल्ड को डिफाइन करोगे कि हाउस होल्ड का क्या मतलब है। हाउस होल्ड और यू कैन से द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का क्या डेफिनेशन है। प्रोड्यूस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर, इसका क्या मतलब है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसका क्या मतलब है, आप एक एक लाइन में बताओगे। नेट एक्सपोर्ट ये क्या होता है, आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बस, ठीक है। आपका तीसरा पॉइंट आपका ये होगा। अब मैं आपको डेफिनेशन भी दूंगा, क्योंकि आप ढूंढोगे बुक में आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और यू कैन से हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन लगानी है, निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। दिस इज द ब्लूप्रिंट, ये हमेशा हर जगह रहेगा। टोटल एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय, कौन इनक्योर करे एक्सपेंडिचर, बाय द हाउस होल्ड सेक्टर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज आएगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज आएगी। टोटल एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय द हाउस होल्ड और यू कैन से द कंजम्पशन और द हाउस होल्ड सेक्टर और द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। डेफिनेशन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, ठीक है। अब आप पूछोगे प्रोड्यूसर जो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसकी क्या डेफिनेशन होगी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन बताओ क्या हो जाएगी। टोटल एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, ठीक है। यही रहेगा फॉर्मेट, बस थोड़े बहुत शब्द चेंज हो जाएंगे, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी, ठीक है। टोटल अब आएगी बारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। टोटल एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, मतलब भाई सीधी सी बात है, ब्लूप्रिंट यही रहेगा, बस आपने ये चेंज कर देना है, ठीक है। जो दो शब्द है वो एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स ऑन द परचेज ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब नेट एक्सपोर्ट का सीधी सी बात, एक्स माइनस क्या था, एक्स माइनस एम था, वो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। हाँ हाँ, आई थिंक यही है, एक्स माइनस एम है, और इसका एक्सपोर्ट नेट नेट एक्सपोर्ट को यही बोलते हैं, ठीक है। अब आपने तीसरा पॉइंट ये लिख दिया। अब मैं यहीं पे नहीं चुप होऊंगा, अब मैं चौथा पॉइंट एक और ला लूंगा आपकी ज़िंदगी में, आपको कि सर बहुत परेशान कर, कोई बात नहीं हो जाता है आज परेशान बहुत, ठीक है। अब हम चौथा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। ईडी आप टू सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी में कैसे कैलकुलेट करोगे, और ये कौन से क्लोज्ड इकोनॉमी में आप ईडी ईडी किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ईडी आप ओपन मार्केट में कैसे कैलकुलेट करोगे, हम उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ईडी इन क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी की जब हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें कौन से ईडी के कंपोनेंट्स हो गए। फर्स्ट इज गोइंग टू बी द कंजम्पशन, सेकंड इज गोइंग टू बी द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ईडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। पूरी बुक में पूरे मतलब आगे 3 आने वाले चैप्टर्स में हम बस यही लेने वाले हैं, क्लोज इकोनॉमी के हिसाब से ही चलने वाला है, जिसका मतलब होता है सी प्लस आई, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी इन द थ्री मॉडल इकोनॉमी, क्लोज्ड you can say एग्रीगेट डिमांड इन अ क्लोज्ड इन अ थ्री सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में कैसे आप एग्रीगेट वो निकालोगे, एग्रीगेट डिमांड निकालोगे। इसमें आपको कंजम्पशन प्लस कर दोगे, इन्वेस्टमेंट प्लस कर दोगे, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी प्लस कर दोगे, आपके पास ईडी आ जाएगा। क्या ये काम का है, डिटेल है, बस आपको पता होना चाहिए, हाँ पता होना चाहिए। बट इसका कोई फ्यूचर आई मीन +2 में काम है नहीं है, क्लास 12 में काम है इसका बिल्कुल नहीं है। बट ये कि बस आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कंपोनेंट्स ऑफ ईडी इन एन ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी में एडी के क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए, अब हम उसके बारे में जानेंगे। एडी के ओपन इकोनॉमी में 4 कंपोनेंट्स हो गए। एक होगा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड के पास जितना खर्चा हो रहा है, कैपिटल मशीन वगैरह खरीदने में कितना खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कितना कितना एक्सपेंडिचर होता है वो, प्लस एंड में नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम जो मैं आपको बोल रहा था, नेट एक्सपोर्ट, इसको भी प्लस कर देंगे। हाँ एंड में आप एक चीज़ ज़रूर लिख देना, ये जो आपके फॉर्मूलाज है ना ये ज़रूर लिख देना। फोर्थ पॉइंट में बताऊँगा क्या करोगे, पहले आप हेडिंग डालोगे, फोर्थ पॉइंट के अंडर ही एक हेडिंग जाएगी, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंडर जो एडी के कंपोनेंट्स है उसके बारे में लिखोगे। उसमें भी आप मेंशन करोगे एक तो टू सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी है, एक थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी है। फिर उनके आप फॉर्मूलाज लिख दो कि टू मॉडल में ये है, थ्री थ्री मॉडल में ये फॉर्मूला है। फिर आप सेकंड सब हेडिंग डालोगे, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन एन
ओपन इकोनॉमी का जब आप कॉम्पोनेंट्स लिखोगे उसमें आप ए डी लिखोगे इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये लिख दोगे, आपका काम पूरा हो जाएगा. सो ओके, what I'm thinking is I'll keep this video till here only. So thank you for watching the video. अगले आने वाले पार्ट्स में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं. मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 पार्ट्स और आएंगे. So yeah guys, thank you for watching the video. I hope this video was helpful. Yeah guys, bye bye, thank you.